हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे यहाँ काफ़ी प्रेवलेंट है और ये डिज़ीज़ है स्प्रिंग कटार, जिसे हम डॉक्टर लोग अपनी भाषा में वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। अब जैसे कि इस बीमारी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्प्रिंग कटार है, तो ये स्प्रिंग के सीज़न में यानी कि बसंत के मौसम में या अर्ली समर गर्मियों की शुरुआत में होने वाली बीमारी है। अब ये बीमारी एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों होती है? क्योंकि इसका ताल्लुक सीधा सीधा उन फूलों के परागकण से है या उन पार्टिकल से है जो इस सीजन में वातावरण में पाए जाते हैं। तो क्योंकि स्प्रिंग सीजन में फूल खिलते हैं और उनके परागकण हवा में रहते हैं, तो वो लोग जिनका शरीर इन परागकणों के अगेंस्ट सेंसिटिव होता है, उन्हें स्प्रिंग कटार या वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ये किन्हें होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये बीमारी आमतौर पे छोटी उम्र के बच्चों से लेके यंग लोगों तक होती है और आमतौर से 20-22 साल की उम्र के बाद ये हमें अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि यदि किसी को ये बीमारी पहले होती भी रही होगी तो इस उम्र के बाद उन्हें ये बीमारी होना बंद हो जाती है, क्योंकि बॉडी इन बीमारियों के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। तो ये 2 साल से लेके 20 साल तक की उम्र में होने वाले बच्चों में होने वाली बीमारी है। अब इसके सबसे प्रमुख सिम्टम्स तो होते हैं आंखों में खारिश होना, इचिंग प्रॉब्लम, साथ में लाली आना, पानी आना, डिस्कम्फर्ट होना, ग्रिटी फीलिंग होना, ऐसे जैसे आंख में कुछ चुभ रहा है, या रिड़क होना, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। इनमें से कुछ सिम्टम्स दूसरी एलर्जी कंजक्टिवाइटिस बीमारियों जैसे ही होते हैं और कुछ सिम्टम ट्रकोमा जैसी बीमारी से भी होते हैं। तो ये इस बीमारी के सिम्टम्स नॉर्मल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस और ट्रकोमा या रोहे की बीमारी के मिक्स करके होते हैं। तो एग्जामिनेशन करके हमें कुछ टिपिकल साइंस दिखते हैं, तो हम पता लगा लेते हैं कि इस पेशेंट को एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है रूटीन, या ट्रकोमा है, या वर्नल कंजक्टिवाइटिस है। वर्नल कंजक्टिवाइटिस में सबसे पहले तो 2 प्रकार के साइंस मिलते हैं। एक मिलते हैं जिसमें हम कहते हैं बल्बर वर्नल कंजक्टिवाइटिस, जिसका मतलब है आँख का जो सामने हमें सफ़ेद वाला अंश दिखता है, इस हिस्से में होने वाली प्रॉब्लम्स। इस हिस्से में हमें लाली दिखती है क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, और फिर कुछ कुछ स्पॉट्स भी बनने लग जाते हैं जो कि हमारे काले हिस्से और वाइट हिस्से के मार्जिन पे वाइट रेज स्पॉट्स हो जाते हैं। इनके अलावा एक तरह की सूजन की कवरिंग हमारे लिम्बस या वाइट और ब्लैक पोर्शन जहां मिलते हैं वहां पे दिखाई देती है। तो ये तो सामने सामने ही दिखाई देती है, जिसे हम टॉर्च और स्लिट लैम्प से देख लेते हैं। फिर इसके जो कार्डिनल साइन हैं वो पलकों के अंदर भी पाए जाते हैं। उसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल स्प्रिंग कटार या पैल्पेब्रल वर्नल कंजक्टिवाइटिस। इसमें यदि हम ऊपर वाली पलक को पलट के देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे दाने टाइप लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैपिले। अब ये पैपिले शुरू शुरू में तो 2-4 की गिनती में होते हैं, लेकिन यदि ये डिजीज़ बढ़ती जाए तो फिर ये पैपिले जुड़ के एक अलग सी शेप बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही शेप जैसे कि कॉबलस्टोन अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं, यानी पेमेंट, जैसे कि यूरोपियन देशों में सड़कों पे और पेमेंट पे जिस तरह से पत्थर लगे होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये बड़ी ही टिपिकल अपीयरेंस है। तो इसे देखते ही वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस का पैल्पेब्रल फॉर्म कंफर्म हो जाता है। तो इस बीमारी को डायग्नोज करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पेशेंट को बहुत अच्छे से इस बीमारी के बारे में बताना भी होता है, और ख़ास तौर पे ये बताना होता है कि इस बीमारी के सिम्टम्स को हम कुछ ही दिनों में कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा आराम आने पे पेशेंट को दवाई बंद नहीं करनी, नहीं तो ये बीमारी फिर पूरी तरह से वापस आ जाती है। अब अगर बात करें हमें इसकी प्रिवेंशन की, तो
ये बीमारी काफ़ी कुछ हमारे हाइजीन से भी लिंक रखती है कि यदि हम आउटडोर जाते हैं तो हमें वापस आके हाथ धोने चाहिए, ना कि गंदे हाथों से आंख मल लेनी चाहिए, या गंदा रुमाल अगर उसमें कोई पोलन ग्रेन्स हैं। फिर जिस सीज़न में ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, हमें आउटडोर जाते वक्त जितना एहतियात हो सके गॉगल्स लगा के करना चाहिए। ओपन व्हीकल्स में ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, जैसे टू व्हीलर्स। और यदि ये सिम्टम स्टार्ट हो जाएं तो जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। अब बात करेंगे हम स्प्रिंग कटार की ट्रीटमेंट की। स्प्रिंग कटार का ट्रीटमेंट काफ़ी कुछ तो एक टिपिकल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की तरह ही होता है, जिसमें मेन दवाइयाँ जो यूज़ होती हैं वो स्टेरॉयड मेडिसिन होती हैं। पुराने ज़माने में हमारे पास सिर्फ प्रेडनिसोलोन एसीटेट और डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन जैसी दवाइयाँ ही थीं, जिनके की साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे। अब हमारे पास लो ग्रेड स्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, जैसे कि लोटेप्रेडनॉल। इन दवाइयों के 0.5 और 0.2% वाले सॉल्यूशंस को भी हम यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर मरीज़ जो हैं लो ग्रेड स्टेरॉइड्स इन्हीं से टेपर करके ठीक हो जाते हैं। जबकि सीवियर केसेस में यदि पैल्पेब्रल स्प्रिंग कटार में जॉइंट पेपिले बन जाएं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही बीमारी प्रोग्रेस कर जाए, तो फिर हमें बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन को भी यूज़ करना पड़ सकता है। पर ये सभी दवाइयों के नाम तो मैं आपको ले रहा हूँ, लेकिन इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए, जबकि ये स्प्रिंग का सीज़न आने वाला हो, तो उसी समय हम कुछ दवाइयाँ प्रिवेंशन के लिए भी शुरू कर सकते हैं, जिनमें ओलोपेटाडीन नाम की दवाई है। इसके अलावा और भी मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं, जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं सीज़न शुरू होने से पहले। और यदि बीमारी हो गई है तो फिर स्टेरॉइड के साथ भी इन दवाइयों को दिया ही जाता है ट्रीटमेंट के लिए भी। तो इस दवाई का कुछ हद तक तो प्रिवेंशन भी किया जा सकता है, पहले से हल्की दवाई शुरू करके, और अगर हो जाए तो फिर प्रॉपर दवाई। इन्हीं पेशेंट्स में फिर आंखों में इरिटेशन और ड्राइनेस भी पाई जाती है, इसीलिए इन पेशेंट्स को हम साथ में टीयर सब्स्टिट्यूट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सीवियर केसेस में इन पेशेंट्स को कभी कभी ओरल स्टेरॉइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और फिर उन्हें टेपर करके जल्दी से विड्रॉ किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट इतनी डिले हो जाती है कि उनके जो जॉइंट पेपिले हैं वो स्कारिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत इरिटेट करते हैं, या हार्ड हो जाते हैं वो पेपिले। तो उन केसेस में फिर पलकों को मोड़ के उसमें क्रायोपेक्सी या ठंडी सिकाई का ट्रीटमेंट भी सजेस्ट किया जाता है। ये सब चीज़ों में हमें ये देखना है कि इस बीमारी में एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल टाइम पीरियड है। यदि हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ हमें इस बीमारी यदि किसी को पिछले सीजन में हुई थी तो उन्हें फरवरी के महीने से ही, फरवरी 1 से ही प्रिवेंटिव मेडिसिन डालनी शुरू कर देनी चाहिए, और उन्हें अपना मन बना लेना चाहिए कि जब तक ये समर है, इसका मतलब जून एंड तक, उन्हें कोई ना कोई दवाई जैसे डॉक्टर बताएं, शुरू में तेज स्ट्रेंथ में, फिर धीरे धीरे करके टेपर करके इस्तेमाल करनी ही है। इसके लिए अपना मन तैयार करें, और बीच में थोड़ा आराम आने पे दवाई बंद ना करें। सो फ्रेंड्स, यदि हम ठीक से ट्रीटमेंट को समझें और करें तो स्प्रिंग कटार आने से भी कुछ हद तक रोक सकते हैं, और यदि आए भी तो उसका सीवियर फॉर्म ना आए, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आई होप ये टॉक आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और जिन जिन लोगों के भी डॉक्टर्स ने उन्हें स्प्रिंग कटार करके डायग्नोज किया हुआ है, वो इन समर मंथ्स में तो ट्रीटमेंट लेंगे ही लेंगे, और अगली ईयर में जनवरी एंड होते होते अपनी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी शुरू करके इस बीमारी को होने से भी रोकेंगे। थैंक यू वियर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक. We will be coming up with more such talks in future. Bye bye till then.